चलिए, क्या हाल चाल है भाई प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और आप ये देख रहे हैं टीचर्स अड्डा का एप्लीकेशन पर आपकी क्लास। और स्टार्ट कर लेते हैं। और तो हम जो है कल की क्लास में यानी अब तक की क्लास में जहाँ हम पढ़ चुके थे वो हम पढ़ चुके थे भारत की स्थिति पढ़ चुके थे। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ चुके थे, है ना। भारत की स्थिति एवं विस्तार टॉपिक को हम पढ़ चुके थे और याद रख लीजिएगा, है ना भैया। तो भारत की स्थिति विस्तार टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा भारत में वो आएगा जिसको हम कहते हैं, जहाँ से सवाल पूछा जाता है वो होता है भैया भारत का भौतिक विभाजन। अगला टॉपिक क्या होता है भैया? अगला टॉपिक होता है भारत का भौतिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या भैया? या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो भारत के भौतिक विभाजन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो फॉर एन एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिए। ये आपके सामने भारत है, ठीक है। यह आपके सामने क्या हो जाएगा? भारत है। आप लोग कमेंट बहुत करते हैं, इसलिए मैंने आपके सारे कमेंट बंद कर दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे बात करेंगे, आप भारत में यहाँ पर इस साइड में, पूरे इस साइड में अगर आप भारत में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर आपको इस साइड में पर्वतों की अलग अलग श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी पूरे भारत में। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगी? पर्वतों की श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगे। इसको हम कहते हैं, याद रख लीजिएगा, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, माउंटेनियस रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको हम कहते हैं माउंटेनियस रीजन, है ना, माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी इसको हम कहते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद जब इन पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां निकल के आती हैं और नदियों के यहाँ पे जमाव से बहुत ज्यादा क्या बन गए? मैदान बन गए। क्या बन गए भैया? मैदान बन गए, ध्यान रख लीजिएगा। और इन मैदानों को हम कहते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान, इनको हम क्या कहते हैं भैया? उत्तर भारत के विशाल मैदान कहते हैं। याद रख लीजिएगा, ह्यूज प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ह्यूज प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ह्यूज प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के विशाल मैदान, इनको हम कहते हैं। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे इसमें, उसके बाद जब आप इसमें यहाँ पे नीचे आओगे, याद रख लीजिएगा, तो यहाँ पे जब आप इसको नीचे आओगे तो यहाँ पर इस वाले हिस्से को जब आप देखोगे, किसको देखोगे? जब आप यहाँ पे इस वाले हिस्से को आप यहाँ पे देखोगे, याद रख लीजिएगा, इस वाले हिस्से को जब आप यहाँ पे देखोगे, है ना, तो यह वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? यह वाला हिस्सा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीप भारत। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं प्रायद्वीप भारत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत कहते हैं। याद रख लीजिएगा, समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत कहते हैं। उसके अलावा जैसे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, इस वाले हिस्से में देखेंगे, थोड़ा इस वाले हिस्से में देखेंगे, और यहाँ पे कुछ आप ये द्वीप देखेंगे, ये लक्षद्वीप है। यहाँ पर आप ये थोड़ा सा ये अंडमान निकोबार द्वीप बोलेंगे। तो चौथा हिस्सा ये वाला हिस्सा हो जाता है। और इस चौथे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? इस चौथे वाले हिस्से को याद रख लीजिएगा, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को, दोनों को हम कहते हैं द्वीपीय एवं तटीय भारत। द्वीपीय एवं तटीय भारत। क्या भैया? द्वीपीय एवं तटीय भारत, इसको हम क्या कहते हैं? द्वीपीय एवं तटीय भारत कहते हैं। याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं भैया? द्वीपीय एवं तटीय भारत कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये भारत है। इसी डिवीजन को, इसी वर्गीकरण को हम कहते हैं भैया, इसी को हम कहते हैं भारत का भौतिक विभाजन। क्या कहते हैं? भारत का भौतिक विभाजन। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? तो इसी को हम कहते हैं भारत का भौतिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर समझ गए होंगे भारत के भौतिक विभाजन को, कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग डाल लीजिए भारत का भौतिक विभाजन, इंग्लिश में लिखेंगे इसको फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, और कॉपी निकाल के उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। लिखिए भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इंडिया डिवाइडेड इन 4 फिजियोग्राफिक रीजन, भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और वो 4 भौतिक प्रदेश कौन से हैं, लिख लीजिएगा। नंबर 1, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, या माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, या नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। नंबर 1 उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर दो उत्तर भारत के विशाल मैदान। नंबर 2 उत्तर भारत के विशाल मैदान, ह्यूज प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ह्यूज प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नंबर 3 प्रायद्वीप भारत, पेनिनसुलर इंडिया। नंबर 3 प्रायद्वीप भारत, पेनिनसुलर इंडिया। नंबर 4 द्वीपीय एवं तटीय भारत, द्वीपीय एवं तटीय भारत, आइलैंड एंड कोस्टल इंडिया, आइलैंड एंड कोस्टल इंडिया, द्वीपीय एवं तटीय भारत, द्वीपीय एवं तटीय भारत। नोट कर लिया आपने, ये 4 हिस्सा है। सबसे ज्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र से, आपके सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसको मैं आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा, इसकी पीडीएफ भी आपको बढ़िया से दी जाएगी जिससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कंप्लीटली, यहाँ पर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर भी वही देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना खुद का मानचित्र बना सकते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, समझना सबसे पहले। तो भारत के भौतिक विभाजन में हमने आपसे क्या समझा, हमने समझा कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 फिजिकल रीजन, जिसमें नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भारत, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भारत। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया। एक एक करके बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर एक चीज को समझने की कोशिश करिए। आप क्या समझेंगे, आप यहाँ पे जरा देखें। जब आप यहाँ पे बात करेंगे, जब भारत देश की बात करेंगे, तो अगर देश के मामले में बात की जाए तो थोड़ा समझना कि देश के 10.6% क्षेत्रफल पर क्या होते हैं भैया, पर्वत पाए जाते हैं। देश के 10.6% क्षेत्रफल क्या पाए जाते हैं भैया, पर्वत पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। देश के 18.5% क्षेत्रफल पर क्या पाई जाती हैं, पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पहाड़ियां पाई जाती हैं। देश के 27.7% क्षेत्र पर क्या पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। देश के 43.2% क्षेत्र पर क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। तो देश के, ये बात यहाँ पे याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है? देश के 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% पहाड़ियां, 27.7% क्षेत्र पर पठार और 43.2% क्षेत्र पर मैदान पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। 43.2% फील्ड है ना इस पे, प्लेटू ऑन 27.7%, हिल्स एट 18.5%, माउंटेन्स ऑन 10.6% एरियाज। ये बात क्लियर है? ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, चलिए ठीक है, ओके, ये क्लियर है भैया? है, इसको याद रखना, ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के बारे में बात करेंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र क्या है? जैसे हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, या इसको हम वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय इज अ न्यूली फोल्डेड माउंटेन। जैसे देखो भाई, जो भारत है, भारत के जो उत्तर में स्थित है, भारत के जो उत्तर में स्थित है, वो कौन सा पर्वत है? तो वो हमारा हिमालय पर्वत ही तो है भैया। वो कौन सा पर्वत है? हमारा हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत कैसा है? एक मोड़दार पर्वत है। वो कैसा है? एक वलित पर्वत है, याद रख लीजिएगा। भारत में इसका विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। भारत में इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो भारत में इसका विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है
है ना। अब आप इतनी समझ तो भारत के मानचित्र के बारे में रखते होंगे कि जब आप भारत के नक्शे को आप देखते होंगे तो भारत के नक्शे में ऊपर जो लेह लद्दाख का मामला है वहां से सिंधु नदी पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, और तो वो हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, यानी उस हिस्से तक लेह लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश के हिस्से तक हिमालय का विस्तार है, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, अच्छी बात है, बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 160 से 400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। इसकी सामान्यतः ऊंचाई 6000 मीटर है, इसकी सामान्यतः ऊंचाई 6000 मीटर है। यह भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, इस बात को याद रख लीजिएगा। बोलो क्लियर है। यह भारत के लगभग कितनी पर भैया, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी सामान्यतः ऊंचाई 6000 मीटर है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है ना। भारत में इसका विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, या हिमालय एक वलित पर्वत है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। अब जैसे आपसे पूछ ले कि बताइए हिमालय कैसा पर्वत है भैया, है ना, तो हिमालय कैसा पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, या फिर आपसे पूछा जाए ज्वालामुखी पर्वत है, या फिर आपसे पूछा जाए भैया ब्लॉक पर्वत है, या फिर आपसे पूछा जाए अवशिष्ट पर्वत है, इसका आपको जवाब देना होगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। आप मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं जा रही हूं सर, प्लीज मेरा मैसेज पर विचार किया जाए। गायत्री पांडे जी का ऐसा आ रहा है, ठीक है गायत्री जी, देख लेते हैं आपका कौन सा सवाल है। मैं क्लास नहीं कर पाती प्लीज सर, ओके जी ठीक है। अच्छा, इस सवाल पे विचार करना है, ओके। कुछ और तो नहीं पीछे कमेंट किया आपने, पीछे तो और कुछ आया नहीं। अच्छा, वन लाइनर दे दीजिए सर, बहुत बढ़िया। अब आप सभी लोग बताइए, गायत्री जी कह रही है वन लाइनर दे दीजिए। कैसे होते हैं मैडम जी वन लाइनर, ये बताइए। यह आपको जो हम पढ़ा रहे हैं यह आपकी समझ में निश्चित तौर पे आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो अब वन लाइनर क्या होता है ये आप मुझे बता दीजिए। जब आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है मैडम, जो मैं आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से अपने अनुभव के आधार पे आपको समझा रहा हूं मैं, फिर वन लाइनर क्या होता है। ये एक लाइन में तो लिखा हुआ है कि भारत में इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, हिमालय पर्वत है, भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये वन लाइनर ही तो है भैया, है कौन सा वन लाइनर है ये तो आप बताइए मैम कि कौन सा वन लाइनर आपको चाहिए जिसको लेकर के आप क्लास छोड़ के जा रही हैं मैडम। और ये बात कहने से पहले एक बार अपने आप से यह बात तो कह के देख लेती कि आप सरकारी अध्यापक बनने जा रही हैं। क्या बनने जा रही हैं आप, सरकारी अध्यापक बनने जा रही हैं। वन लाइनर पहले कौन से होते हैं और कैसे उनको पढ़ करके आप सरकारी अध्यापक बन जाएंगे, जरा ये भी बता दीजिए। समझ आ रहा है सर, पर ऐसा कुछ नहीं जो एक ही जगह मिल जाए, पर ऐसा कुछ जो एक ही जगह मिल जाए, मतलब आप कहना चाह रहे हैं मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं कि जिससे आपका पूरा पेपर पास हो जाए, है ना। वाह, भोलेनाथ रक्षा कर। चलिए, तो ये बात आपकी समझ में आ गया है ना, इस चीज को थोड़ा समझना। ये उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा, इसका आकार तलवार की भांति है, अर्थात पूर्व की तरफ इसकी ऊंचाई अधिक तथा पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई अधिक है। याद रख लीजिएगा, इसका आकार कैसा है, इसका आकार तलवार की भांति है, अर्थात पूर्व की तरफ इसकी ऊंचाई अधिक है तथा पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई कैसी है, अधिक है। भैया याद रख लीजिएगा, है ना। पूर्व की तरफ कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बारे में, टफ होता है कैसे नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यह आपका भारत का नक्शा है, यह क्या भी आपका, यह आपका भारत का नक्शा है ना यार। अब ये क्या भी आपका भारत का नक्शा है, अब हमने मान लिया भैया। अब इसमें भारत के नक्शे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ऐसे अगर हम बात करेंगे इस भारत के नक्शे में, तो हिमालय का विस्तार कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी ऐसी चौड़ाई ज्यादा है यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में पूरा का पूरा है, लेकिन फिर यहाँ से धीरे धीरे कैसा होता चला गया, पतला होता चला गया ऐसे करके, और ऊंचाई बढ़ती चली गई है। तो ये कैसा है, अगर आप देखें जस्ट लाइक कैसा है, तलवार की भांति, जो राजा महाराजाओं की जो तलवार होती थी, कृपाण होती थी, उसकी तरह भैया। तो क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे यही तो बात दिखाई जा रही है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है,
यहाँ पे दिखाया जा रहा है भैया कि पूर्व की साइड में क्या, पूर्व दिशा में क्या हो रहा है भैया, पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई अधिक है। पूर्व दिशा में क्या भैया, इसकी ऊंचाई अधिक है। पूर्व दिशा में क्या है, इसकी ऊंचाई अधिक है। लेकिन जब हम बात करेंगे भैया पश्चिम दिशा में बात करेंगे इसके, कहाँ पर भैया, इसकी पश्चिम दिशा की बात करेंगे तो इसकी पश्चिम दिशा में क्या हो जाएगी भैया, तो इसकी चौड़ाई अधिक हो जाएगी। पश्चिम दिशा में क्या हो जाएगी भैया, तो पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई अधिक हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। पश्चिम दिशा में क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई अधिक हो जाएगी। पूर्व दिशा में इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई अधिक हो जाएगी। इस बात को याद रख लीजिएगा। यह हिमालय पर्वत की विशेषता है। इसका आकार तलवार की भांति है। पूर्व की तरफ इसकी ऊंचाई देखे और पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई देखे। हिमालय के पूर्वी भाग पर हिमालय क्षेत्र की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। हिमालय के पूर्वी भाग पर हिमालय क्षेत्र की सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए, ये जैव विविधता क्या होती है, ये जैव विविधता क्या होती है, इसको थोड़ा समझना। जैव विविधता का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं भैया बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ना। जैव विविधता को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जैव विविधता का मतलब है जैव, जीव जंतु, विविधता का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी। तो जहाँ जीव जंतुओं में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट बहुत ज्यादा हजारों मात्रा में बहुत ज्यादा लोग हों, वहां जीवों की विविधता हो, उस स्थान को जैव विविधता कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत के हिमालय के इस वाले क्षेत्र में जहाँ चौड़ाई देखे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बर्फ की मात्रा बहुत ज्यादा है, वनस्पति यहाँ पर बहुत कम है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाते हैं, पूर्व में जब आप जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, जब इस क्षेत्रों में आप जाते हैं ना घूमने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर क्या वनस्पतियां बहुत ज्यादा है, हरा भरा क्षेत्र बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हिमालय क्षेत्र की पूर्व के हिस्से में क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, तो जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, है ना। तो जैव विविधता क्या पाई जाएगी भैया, अधिक पाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगी भैया, जैव विविधता यहाँ पर अधिक पाई जाएगी। समझ रहे हैं। जबकि पश्चिम के भाग में क्या पाई जाएगी, जैव विविधता कम पाई जाएगी, है ना। क्या पाई जाएगी, जैव विविधता कम पाई जाएगी। समझ रहे हैं, कम पाई जाएगी। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैव विविधता कम पाई जाएगी। तो ये आपका पहला पॉइंट बढ़िया बन जाता है, इसको आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हम कर चुके हैं। अब हिमालय के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ा समझना कि यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्यों, क्योंकि हिमालय पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट पर ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर, जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो जाहिर सी बात है, यह चोटी किस पर है भैया, यह चोटी हिमालय पर है। तो हिमालय भी क्या हो जाएगी, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, माउंट एवरेस्ट कहां पर भैया, नेपाल में स्थित है। और वहां पर इसे सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। या नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। किस पर, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। तिब्बत जो चीन का हिस्सा है, तिब्बत जो चीन का हिस्सा है, ये वहां पर स्थित है, याद रख लीजिएगा, है ना। तो इसे चीन में इसको क्या कहते हैं, चीन में इसको चोमोलुंगमा कहते हैं। इन चाइना इट इज कॉल्ड चोमोलुंगमा। चाइना में इसको हम क्या कहते हैं, तो चाइना में इसको हम कहते हैं चोमोलुंगमा कहते हैं। जबकि नेपाल में इसको क्या कहते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड पोल ऑफ द अर्थ। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई की वजह से। 1957 में इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा 1999 में इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर मापी गई थी। यानी पहले इसकी ऊंचाई 1957 के समय इसकी ऊंचाई 8,848 थी, बट जब दोबारा इसकी ऊंचाई मापी गई तो 8,850 मीटर थी। अर्थात अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे होगी भैया, ज्यादा होगी। ये फैक्चुअल पॉइंट है, आपको समझ में आने चाहिए। ये ऊंचाई हम किससे मापते हैं, तो नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी हमारे पास में एक जो जीपीएस उपग्रह सिस्टम, जो सैटेलाइट सिस्टम है, उसके द्वारा हम इसकी ऊंचाई को मापते हैं। तो अभी आपसे पूछा जाए कि भैया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मीटर आपको उत्तर करना पड़ेगा। याद रख लीजिएगा, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन पहुंचे थे, तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। याद रख लीजिएगा, विश्व की प्रथम महिला
जुंको तवई जापान की थी, जो 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। विश्व की प्रथम महिला कौन है भैया? जुंको तवई, जापान में 1975 में। दूसरी बात, भारत की प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? उनका नाम था बछेंद्री पाल, जो उत्तराखंड की रहने वाली थी। 1984 में, 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। जबकि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा है? तो फू दोरजी, जो 9 मई 1984 को चढ़ा बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन मास्क के, और भैया ये वहां पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। वरना कोई बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वहां पे पहुंच ही नहीं सकता है। सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला जो है उसका नाम है कामी रीता शेरपा। क्या नाम है भैया? कामी रीता शेरपा, जो नेपाल से 23 बार, लगभग शायद अब तो एक बार और चढ़ चुकी है, ये 24 बार हो चुका है शायद रिकॉर्ड, लेकिन एक बार देख लेना। लेकिन आपसे यह फैक्चुअल डेटा अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब बखूबी दे सकते हो कि सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो महिला है उनका नाम है कामी रीता शेरपा, नेपाल से 23 बार चढ़ चुकी है भैया। दूसरा आपसे पूछा बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है भैया? तो 9 मई 1984 फू दोरजी चढ़े। भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी उनका नाम बछेंद्री पाल है, उत्तराखंड से। विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो जुंको तबई, जापान से 1975 में। एडमंड हिलेरी तेनजिंग नोर्गे 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कि विश्व में सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला पुरुष कौन सा है? तो उसका नाम है जॉर्डन रोमेरो, जो अमेरिका से हैं। 13 वर्ष की उम्र में 22 मई 2010 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। सबसे कम उम्र में, पूरे विश्व में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है? यंगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इज जॉर्डन रोमेरो फ्रॉम यूएसए इन 22 मई 2010। 22 मई 2010 को ये चले। तो ये विश्व का रिकॉर्ड है। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम है राघव जुनेजा, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये 15 वर्ष की आयु में 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो पूरे विश्व में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम जॉर्डन रोमेरो था। भारत में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम राघव जुनेजा था। कौन था भैया? राघव जुनेजा था। इस बात को याद रख लीजिएगा। विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला जो है उसका नाम है मालवीय पूर्णा, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। 13 वर्ष 25 मई 2014 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम क्या भैया? तो मालवीय पूर्णा हो जाएगी। विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है भैया? इसका नाम मालवीय पूर्णा है, जो आंध्र प्रदेश से रहने वाली है। बोले क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। माउंट एवरेस्ट की स्थिति का पता लगाया था भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट ने। 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे थे, ध्यान रखिएगा। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे भारत के, कौन भैया? जॉर्ज एवरेस्ट। ब्रिटिश काल में एक डिपार्टमेंट था भारत का महासर्वेक्षक जो होता था, जो सर्वे करता था सब चीजों के, तो उनका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था। उन्होंने इसकी माउंट एवरेस्ट की स्थिति का पता लगाया था, और अपने नाम पर उन्होंने, इन्हीं के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया, क्योंकि इनका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था। उसी के नाम पे इसका माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। जबकि इससे पहले इसको कहा जाता था चोटी 15 कहा जाता था। क्या कहा जाता था इससे पहले इसको? तो इससे पहले इसको चोटी 15 कहा जाता था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भैया, चलिए आगे चलेंगे। अब हम आ जाएंगे हिमालय के निर्माण पे। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। ये बेसिक बातें समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताओ। ये बेसिक बातें अगर आपके यहाँ पे समझ में आ गई तो आप इनको बताओ, फिर हम इसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है भैया, चलिए। अच्छा, विश्व में सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला पुरुष, ये समझ में आएगी आपके। अब ये तो बात है रही हमारी किसकी भैया? विशेषताएं रही। एक नॉर्मल सी विशेषताएं हमने आपको बता दी। यहाँ पर ये सारी विशेषता हमने आपको पढ़ा दी। इनको अब तक की क्लास में आपकी बहुत सारी बातें हमने आपको पढ़ाई, एक एक बात आपको समझ में आया होगा। अब क्योंकि ये तो केवल पूरा जो हमने आपको बताया था भैया कि भारत में एक पूरा हिस्सा होता है हिमालय पर्वत है, उसकी विशेषताएं हमने आपको बता दी। ठीक है, अब ये विशेषताएं जब हमने आपको बता दी, अब हम आगे चलेंगे भैया हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं ना। तो हम बात करेंगे हिमालय के निर्माण को लेकर के।
मुन्नी कुमारी पूछ रही है सर ये याद कैसे होगा। बिल्कुल बता दूंगा मैडम जी, लेकिन सरकारी नौकरी जब लगेगी तो उसमें से आधी सैलरी 50% सैलरी आपको मेरे अकाउंट में डालनी पड़ेगी, देख लीजिए, तब बताऊंगा कि याद कैसे होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे हिमालय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास की बात करेंगे। तो हिमालय के फॉर्मेशन में अगर हम बात करेंगे, थोड़ा समझना कि इसका निर्माण प्लेटों के टकराने से हुआ है। इट वाज फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ प्लेट्स। इसका निर्माण जो हुआ है वो कैसे हुआ है? प्लेटों के टकराने से हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के उत्तर की तरफ तथा यूरेशियन प्लेट के दक्षिण की ओर बैठने पर आपसी टकराव दबाव से टेथिस सागर में पड़े मलबे में वलय पड़ने से इसका निर्माण हुआ। बोले सर इतनी बड़ी बात, ये तो समझ में नहीं आई है। समझ रहे हो? आएगी समझ में। कैसे आएगी भैया? कि भाई दुनिया में, ध्यान रखिएगा, दुनिया में 7 बड़ी प्लेटें। क्या भैया? दुनिया में क्या भैया? 7 बड़ी प्लेटें। देखो लग गया, कट गया, ब्लड निकल आया। ठीक है, दुनिया में के 7 बड़ी प्लेटें, उन 2 प्लेटें आपस में टकरा गई, और आपस में टकरा गई तो उनके बीच में जो मलबा पड़ा था वो मलबा प्रेशर करके ऊपर आ गया और उससे हिमालय पर्वत बन गया। याद रख लीजिएगा। आपसे पूछा जाए कौन सी वो 2 प्लेटें थी, तो पहली प्लेट का नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी प्लेट का नाम था यूरोपियन प्लेट। क्या नाम था भैया? यूरेशियन प्लेट या यूरोपियन प्लेट इसको हम कहते हैं। बोलो ठीक है। ये बात यहां तक बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दूसरी बात, यह पर्वत अभी भी निर्माण अवस्था में है। यह पर्वत अभी भी बन रहा है। यह पर्वत क्या भी है? अभी भी बन रहा है। और द हिमालय आर अ न्यूली फोल्डेड माउंटेन, यह सबसे नवीन वलित पर्वत है। हमने बताया था ना शुरुआत में, क्या है? सबसे नवीन वलित पर्वत है, मतलब सबसे नया है। वलित पर्वत के उदाहरण तो बहुत सारे हो जाएंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? बताओ। बोलो। तो उसमें मैंने आपको बताया था ना, तो वलित पर्वत तो बहुत सारे हैं भैया, समझ रहे हो? चलिए, आप लोग केवल बेकार की कमेंट करते हो। तो लेकिन उनमें भी सबसे नवीन कौन सा है? तो उनमें भी सबसे नवीन है हिमालय। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। हिमालय को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय को कितने भागों में बांटा है? यह स्पेशली हिमालय का विभाजन है, थोड़ा समझना। वो भारत का भौतिक विभाजन था। उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीप भारत, तटीय एवं और जो है द्वीपीय क्षेत्र, है ना। लेकिन यहाँ हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जल्दी से खत्म कर देते हैं। इसका निर्माण हिमालय के मुख्य 3 भागों से पहले ही हो चुका था। इसका निर्माण हिमालय के 3 मुख्य भागों से पहले ही हो चुका था। यानी जो हिमालय के जो 4 भाग हैं, जिसमें बृहद हिमालय और वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसको ज्यादातर मुख्य हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये भारत वाले हिस्से में, इसको हम क्या बोलते हैं? यह भारत के मुख्य हिमालय का हिस्सा है, और यह जो है हमारा इससे पहले बन चुका था, ट्रांस हिमालय, है ना। समझना ध्यान से। तो हमने कहा इसका निर्माण हिमालय के मुख्य 3 भागों से पहले ही हो चुका था। इस बात को सबसे पहले तो याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था तथा इसे तिब्बती हिमालय, इसको टेथिस हिमालय कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि इसको टेथिस हिमालय या इसको तिब्बती हिमालय कहते हैं, तो यह इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, इसे पार हिमालय भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसे पार हिमालय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां हैं। इसके अंतर्गत क्या भैया? तो इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कैसे समझोगे आप इसको? ऐसे समझो। पहले तो हमने आपको क्या बताया? तो पहले तो हमने आपको बताया हिमालय के 4 भाग। क्या बताया था भैया? सबसे पहले तो हमने हिमालय के 4 भाग बताए, जिनमें सबसे पहला ट्रांस हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भी 3 श्रेणियां हैं, जिनमें काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। काराकोरम को बहुत बढ़िया से समझना, तो इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं भैया? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ हायर एशिया। इसका प्राचीन नाम कृष्णगिरी है। इट्स एंशियंट नेम इज कृष्णगिरी। इसका
प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम कृष्णगिरी है। इस श्रेणी पर पीओ के सीमा के अंतर्गत माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन चोटी स्थित है। माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य से सियोक नदी बहती है। बात क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यह बात समझ में आ गई यहाँ पे? यह बात यहाँ पे समझ में आ गई? बताओ, आगे बात करें तो यहाँ